बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, अल्लाह ताला भी आसानियां बांट रहे जी। थोड़ा सा मौसम में तब्दीली लगना शुरू हुई तो बारिश के इम्कानात का इजहार कर दिया गया। दूसरा अशरा भी जो है इंशाअल्लाह बताया जा रहा है कि मुसलसल 3-4 दिन बारिश होनी है बैक टू बैक, तो अच्छा गुजरेगा। फ़िलहाल मौसम अच्छा है और आगे जाकर गर्मी तो आनी है, लेकिन अभी बारिशों से कदरे आपके रोज़े जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद ये भी है कि आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। हमारी तो वैसे रिवायात होती हैं कि जी आप ख़ुसूसी तौर पर अफ्तारी का अहतमाम करते हैं और अपने रिश्तेदारों के घर वीकेंड पे अक्सर अफ्तारी के प्लान होते हैं। तो जी इंशाल्लाह आने वाले रोज़ों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला सब के लिए खैर बरकत वाला महीना ये साबित हो। प्रोग्राम का आगाज़ करने जी हमने ख़बरों से कुछ शहर की खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे, इश्यूज़ डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनिस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? रोज़े अच्छे गुजरे? ज़बरदस्त, शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम पहली खबर की तरफ चलते हैं। अफसोसनाक खबर है म्यू हॉस्पिटल से। सीएम साहिबा के दौरे के बावजूद जो है हमें कुछ हालात अभी बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। 16 मरीज मुतासिर हुए हैं। 38 साल खातून जान बहक हुई है। म्यू अस्पताल में इंजेक्शन का रिएक्शन ये सामने आया है। अफसोस ही किया जा सकता है। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये कल से चल रही है, बड़ी अलमनाक सी स्टोरी है कि आप इलाज मुआवजे के लिए किसी हॉस्पिटल में जाएं और वहीं से आपकी मौत हो जाए। चलें ठीक है, मौत बरहक है, एक दिन सब ने देना है, लेकिन मसीहाई किरदार और उसके साथ इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कि जिसकी बुनियाद पर आपका इस तरह का सान्या अचानक से हो जाए। 2 अफराद जान बहक हो गए, 2 हो गए। दूसरा भी एक वेंटिलेटर पे था, चल रहा था कि एक वेंटिलेटर पे है और बाकी की हालत काफ़ी अब जो है बेहतरी की तरफ आ रही है, लेकिन एक खातून थी जिनकी डेथ हुई और एक वेंटिलेटर पे पेशेंट था। 2 मरीजों की अब तस्दीक। अब बात यह है कि एक जान गई या 2 गई, हमें इस पे तो जाना नहीं है। ये तो नुकसान हो गया जिस ख़ानदान का होना था, हमें उनके वर्सा के साथ देना चाहिए। बात यह है कि वो इंजेक्शन क्या था, उसमें एक्सपायर्ड थे या वो लगाने के काबिल नहीं थे, या वो जिन डॉक्टर्स ने उसको रिकमेंड किया, जिन्होंने लिखा कि ये लगाए जाएं, या जिसने लगाया कहीं पे तो कोई कुताही, कोई गफलत कोई किसी ने बरती है जिसकी बुनियाद पे ये सारा कुछ हुआ है। तो अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। आपके अस्पताल से ही इंजेक्शन लिया गया, मरीज को लगाया गया, जिस डॉक्टर ने लिख के दिया, जिस नर्स ने लगाया, आया किसी ने भी नहीं देखा, कोई तो वजह बनी ना। यही कह रहा हूँ, एक प्रोसीजर है ना, एक उसका चैनल है पूरा कि डॉक्टर लिखेगा, आगे से आएगा किसी आप लेबॉर्ट्री से या फार्मेसी से वो आएगा, उसके बाद लगेगा, लगने के बाद उसकी फिर राउंड होते हैं, पर राउंड डॉक्टर्स देखते हैं कि पेशेंट की क्या सूरत हाल है, इंजेक्शन के बाद पहले क्या सूरत हाल थी। ये सारी चीज़ें एक सिस्टम है। 16 मरीजों का मुतासिर होना छोटी बात नहीं। अच्छा, माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे। देखें ये अद्वियात का रिएक्शन माजी में भी हुआ है और उसकी वजह से भी इस तरह के नुकसान सामने आए हैं। आप ये बताएं कि वो एक चीज़ जो चंद रोज़ कबल आपकी सीएम गई और उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया, आप उससे ये बड़ी चीज़ हो गई। हाँ जी बिल्कुल, वो दौरा बहुत पीछे रह गया है। उसमें अरबों रुपए का डिफॉल्ट होना, मेडिसिन का न होना, वो अब बहुत पीछे रह गया। जब 2 मेडिसिन नहीं है वो तो चले अलग बात है, जो है वो कितनी नाकिस है वो देखें। वो उस बुनियाद पर लोग जो है वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस बात की प्रॉपर तहकीकात हो। हमारे यहाँ पहले तो सीएम साहिबा का रिएक्शन बड़ा हमने वो देखा ना कि आपने मुअत्तल कर दिया, आपने कहा कि आपको तो अरेस्ट करा देंगे। इसके बाद तो मैं कहती हूँ 1 मिनट किसी को खड़ा नहीं वहाँ पे। देखिए इस पे करें ना, एहतसाब अपनाएं, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनवाएं और उनसे इसकी शफाफ तहकीकात करवाएं कि इसका जिम्मेदार कौन है, ये किस तरह हुआ है, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। आप यही देखिए कि यही डॉक्टर्स आपको, यही नर्सेज, यही पैरामेडिकल स्टाफ आपको सड़कों पे नजर आएगा। आज इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, यही हो जाएगा। पहले म्यू हॉस्पिटल आपके ऑर्थो वार्ड में मरीज के लिफ्ट से गिर के अपनी हड्डियां तोड़वा बैठे, अब जो इलाज के लिए आए वो अल्लाह रहम करे मौत के मुंह में चले गए 2 मरीज। ये छोटी बात नहीं है। देखिए ना, जब आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और आप इस खबर की तरफ आई तो आपने पहला लफ्ज़ जो है वो यही बोला कि बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो आपको सुनाने जा रही हूँ। आपने ये खबर बताई। इसी तरह शाहिद सिप्रा साहब ने जब अपनी बात का आगाज़ किया तो इन्होंने भी कहा कि ये बड़ी अलमनाक बात है कि 2 जाने जो हैं वो ज़ाया हो गई ना, ज़या हो गया कि 2 लोग गए हैं। और मुझे लगता है कि शायद आप दोनों बहुत मासूम हैं कि आप कह रहे हैं कि इतनी ये दर्दनाक चीज़, ये ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं हमारे हॉस्पिटल में, हमारे इदारों में, ऐसी चीज़ें तो आम हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो मंजर आम पर आ गई हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखिए
लोग जो हैं सरकारी हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें एतमाद है कि कम से कम ये हॉस्पिटल जो है ये उनकी जेब पर भी भारी नहीं होगा और यहाँ पर जो इलाज मुआवजा है वो बेहतर होगा। लोग ट्रस्ट करके जाते हैं ना। एक तो लोगों की माशी हालत जो है वो वैसे ही ऐसी है कि वो बेचारे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। दूसरा हमें पता है तमाम सीनियर डॉक्टर्स जो हैं ऑब्वियसली सरकारी अस्पतालों में। आप सीनियर डॉक्टर की बात करती है, मैं एक छोटी सी आपको ना एक वाकया बता देता हूँ कि आपको पता है कि जब भी कोई हॉस्पिटल में जाता है तो उसको ज़्यादातर ड्रिप्स जो हैं वो लगाई जाती हैं। और मुझे एक बार एक डॉक्टर ने खुद सरकार में हॉस्पिटल का नाम ले सकता हूँ क्योंकि पॉलिसी है ना, मैं यहाँ पर डॉक्टर का नाम ले सकता हूँ। उन्होंने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा बाज़ का ड्रिप्स जो है ना हम खुद रेफ़र कर देते हैं, लेकिन बाज़ का वो ड्रिप्स जो है ना वो जानलेवा साबित हो जाती हैं कि अक्सर पेशेंट्स को ड्रिप भी नहीं लगानी चाहिए जो उसकी फर्स्ट कंडीशन होती है। अब बात वही आ गई जिस तरह शाहिद सिपरा साहब भी ये कह रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि वो इंजेक्शन जो है जिसका रिएक्शन बताया जा रहा है वो इंजेक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली वो एक्सपायर होगा ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि वो पेशेंट जो है उसने वो इंजेक्शन जो है वो उसके लिए बेहतर नहीं था इसलिए उसकी डेथ हो गई। नहीं जी, उसकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया के मुताबिक ही इंजेक्शन रिकमेंड किया होगा, बट वो इंजेक्शन क्या एक्सपायर था, क्या उसमें कोई नुक्स था, क्या वजह? अब आप ये देखें ना, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसी एक डॉक्टर की गफलत है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इमरजेंसी में जो बंदा चेक कर रहा था या वार्ड में जो डॉक्टर चेक कर रहा था उसने जो रेफर किया कि इसको ये इंजेक्शन लगा दे। अब जो वहां पर पैरामेडिक स्टाफ था या बाकी जो स्टाफ था, नर्सिस थी, उन्होंने वो इंजेक्शन लगाना था ना। अब ये कोई क्या मामूली बात है कि 2 जाने जो हैं वो जाया हो गई हैं, कुछ जो हैं उनकी हालत भी तशवीशनाक है। 16 सूरत देखें ना। चले एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि डॉक्टर जो है वो उनकी अजीब सिचुएशन जो है वो सामने आई है। दूसरी बात ये रही जो आपने बात की कि वज़ीर आला साहब का दौरा, अब उसकी तरफ आ जाए। माजी में ये हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं ये एक ऐसे ऑटो मोड पे लग गए थे कि ये बहुत बेहतर काम करना शुरू हो गए थे, बहुत बेहतर काम करना शुरू हो गए थे। सेक्रेटरीज जाना शुरू हो गए थे, वुज़रा जाना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त का सीएम जो है वहां कुर्सी रख के बैठ जाता था। अब ये तमाम चीज़ें जो है बेहतर हो गई, तमाम लोग अपना काम करना शुरू हो गए थे। जब हुकूमत बदली तो हुकूमत को क्या चाहिए था कि उसी मोड को आगे लेकर चलती, वैसे ही उस पर नज़र रखती कि भाई जैसे आप लोग काम कर रहे हो ना ऐसे ही करना, अगर ऐसे ना किया तो फिर हम आपको देख लेंगे। वो चीज़ नहीं हुई। आपने एक आधा विजिट जो है वो कर ही लिया, जब से आपने हुकूमत संभाली आपने एक आधा विजिट कर लिया, लेकिन सूरत हाल क्या रही कि आपके विजिट के बाद जो है उसी हॉस्पिटल में जानों का ज़या हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद जिस तरह शाहिद सिपरा साहब ने बात की कि इस वाक़े पे 7 रुकनी कमेटी बनी है, लेकिन मैं अगर बात करूं कि जो इस कमेटी के सरबराह हैं डॉक्टर इसारुल हक तूर, वो बहुत नाइस बंदे हैं। हमेशा उनके हवाले से मैं खुद भी मिला हूं, मेरा भी ट्रीटमेंट उनसे होता रहा है किसी ना किसी सूरत के मद्देनज़र। तो वो बहैसियत इंसान बहुत अच्छे इंसान है और मुझे पता है कि वो जो है प्रेशर में नहीं आने वाले। वो अपना ओहदा छोड़ेंगे लेकिन वो ना किसी मतलब उसमें नहीं आएंगे कि जी ये डॉक्टर जो है हड़ताल कर देंगे, ये कर देंगे और होगा यही। जब वो किसी को नॉमिनेट कर देंगे तो उसके बाद होगा क्या, ये जो यंग डॉक्टर्स हैं ना आपके, ये हड़तालों पे आ जाएंगे, फिर आपकी ओपीडी बंद हो जाएगी, फिर आपकी इमरजेंसी बंद हो जाएगी। ऐसे ही है, ये तो इनका सख्त फैसले लेना होंगे, इनको करार वाकई सजा देना होगी ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे। ये होगा तो फिर आगे से वैसे कोई चोरी डकैती या कमज का इशारा भी काटता है तो आप उसे चालान करते हैं ना 2-3 हज़ार का, तो भाई इनका भी फिर ऐसा चालान करे ना ताकि लोग जो है वो लाइन पर आ जाए। स्टोर में जहाँ अद्वियात होती हैं कोई ना कोई तो SOPs होते हैं ना। आप स्टोर से अद्वियात वार्ड तक जा रही हैं, वहाँ से अब हमारा दफ्तर का भी एक स्टोर रूम है ना जहाँ से हमारी चीज़ें इश्यूज होती हैं, कुछ मेकअप का सामान, कुछ ऑफिस के दीगर सामान। प्रॉपर तरीका एक होता है कि आप वहाँ से पास कराते हैं जी, जाके मुतल्लिका डिपार्टमेंट साइन करता है, फिर चीज़ें लेके आप अपने वार्ड में जाएंगे। कोई तरीक़ेकार होगा ना। जो स्टोर कीपर हैं क्या वो भी डेट वगैरह नहीं देख रहे या क्वालिटी मेंटेन नहीं करे, जो लेकर आए वो भी नहीं करे? जिम्मेदार तो फिर कोई एक ना हुआ ना। देखिए जिम्मेदारी तो फिर उस जिस बंदे ने उसको संभाल के रखना था। आया कि वो इंजेक्शन उसको टेम्परेचर कितना चाहिए था, किस टेम्परेचर पे रखना था, वो रखा सही, फिर लेकर कौन आया। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आपकी ये अद्वियात रिसाइकल होती हैं, गवर्नमेंट की अद्वियात बाहर फार्मेसीज पे बिकती हैं और वहाँ से दोबारा वही लोग जो हैं हमारे पेशेंट्स जो उनके लवाकिन लेकर वापस आते हैं। ये एक इस तरह का साइकिल चलता रहता है कि जो एक करप्शन और रिश्वत का एक इस तरह का मामला है, चलता रहता है। लेकिन आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। उस किस कॉन्ट्रैक्टर से आपने वो खरीदी, कब आई, कहाँ पे रखी गई, कब इशू हुई, उसकी डेट, डाटा, हर चीज़ मौजूद होना है कि किस तरह दिया और ये आपका इंजेक्शन किस टेम्परेचर पे होना चाहिए था और ये कब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हर चीज़ मौजूद होनी है। अब इस मामले में इंक्वायरी कमेटी, जिस तरह इमरान बता रहा है कि इंक्वायरी कमेटी बनी और इन्वेस्टिगेशन होगी, आप देख लीजिएगा ये उसी स्टोर कीपर पे जाके बात रुक जाएगी कि जिसने इंजेक्शन इशू किया होगा
उस छोटे को ये कुर्बानी का बकरा बना देंगे और उसके बाद नर्स का तो वैसे ही चला जाएगा जिसने इंजेक्शन लगाया होगा, या पैरामेडिकल स्टाफ जो भी होगा, कि उनको तो जो मिला इंजेक्शन उन्होंने लगा दे, उनकी तो ये जिम्मेदारी नहीं थी। डॉक्टर साहब ने कह देना है कि ये इनकी डिजीज थी, ये बीमारी थी, इसकी बुनियाद पर मैंने तो ये रेफर किया, मैंने तो ये ठीक लिखा था, ये उससे निकल जाएगा। देखें, इस तरह के वाक़यात को, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन या एहतसाब के रास्ते की तरफ या कानून की कटहरे की हम बात करते हैं तो उसका रद्द अमल ज़रूर आता है, लेकिन रियासत के सामने कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता। रियासत के सामने अल्टीमेटली घुटने टेकना शाहिद भाई, पड़ते हैं। किस रियासत की आप बात कर रहे हैं? उस रियासत की बात कर रहे हैं कि अभी तक इस खबर से बड़ी खबर पता क्या है? इस खबर से बड़ी खबर यह है कि आज भी लाहौर में जितनी अद्वियात मिल रही हैं, जितने इंजेक्शन मिल रहे हैं, उन सब की जाली अद्वियात, फेक अद्वियात जो है वो अभी भी शालमी में फरोख्त हो रही हैं। ये कल रात की मैं डिटेल आपको बता रहा हूं। आप इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद करते हैं? आपकी अथॉरिटीज कहाँ है? हेल्थ अथॉरिटी है ना, क्या कर रही है वो? एक आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स, आपकी टीम्स, हर चीज मौजूद है जिन लोगों ने इसको चेक करना है। नहीं, अब सीएम साहिबा का इस पे रिएक्शन क्या होगा? एमएस तो पहले ही मुअत्तल हो वो हो गया, उसके बाद देखें इंक्वायरी कमेटी कुछ देगी, उस पर क्या होगा? पीडी एक्ट लग जाएगा, कोई महकमाना कार्रवाई हो जाएगी, अदरवाइज क्या होना? कुछ भी नहीं होना। जिनके प्यारे चले गए वो चले। बात करने का मकसद ये है कि हम लोग इस वक्त कह दें कि पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है या सीएम जिम्मेदार है, मान लें, एक तरफ इसको रख के मान भी लेते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बराह रास्त आप सीएम को जिम्मेदारी इस पे नहीं आयद कर सकते। उसकी क्या वजह है? एक स्ट्रक्चर है, आपने जिस तरह कहा कि एमएस को उसके बाद सीईओ है, बहुत सारा नीचे स्ट्रक्चर है जिन लोगों की जिम्मेदारी है, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, डीजीज हैं, ठीक है, वो मराहत ले रहे हैं। ये हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, पेट्रोल, घर सरकारी, बिजली, ये सारी चीजें इनको क्यों दी जा रही हैं? बेसिकली तो आपने अवाम को सर्व करना है ना, अवाम को सहूलत देनी है, लेकिन अवाम को आप इन सहूलतों के पसे पुश डालकर मौत के मुंह में धकेलेंगे तो फिर एहतसाब का रास्ता अपनाना चाहिए। ये होने वाला कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, पीआईसी का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, पता मुझे, आज तक मुझे बताएं क्या हुआ है? सही कह रहे हैं आप। आज इसको मिसाल बना, क्योंकि अभी सीएम साहिबा का जो हालिया दौरा है, हम तो अभी वही नहीं भूले थे और उसके बाद उससे बड़ा एक इशू आ गया। खैर, हमारी रिपोर्टर माहिदा इस वक्त इंतजार कर रही है, हमारा काफी देर से अस्पताल में मुतासरा मरीजों के साथ मौजूद है। बताइएगा माहिदा, क्या कहना है मुतासरा मरीजों का? और अभी 2 अमवात हुई, जो लोग मुतासर हुए उनकी हालत कैसी है? स्टेबल है? बिल्कुल अना, अगर हम जो लवाहिकीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन वार्ड की अगर हम बात करें तो सूरत हाल से कुछ क्लियरली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है सर्जिकल टावर के बाहर, और ना ही हमें चेस्ट इन्फेक्शन वार्ड में जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो लवाहिकीन मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं से पता चल रहा है कि अंदर क्या सूरत हाल है। हम उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, आपके बेटे जो है, जिस तरह से आपने बताया अंदर उनकी हालत ठीक नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ, कल शाम से पहले कोई घंटे की बात है, जब उन्होंने टीका लगाया है उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई है, बुखार हो गया है, कांपना शुरू कर दिया है। जब उनको बताया, वो बच्चा देखकर वार्ड में पहले दूसरे लोगों को हुआ है, वो देखकर बाहर भाग के आ गया है। अपनी नानी को बोला है कि सारी वार्ड ख़राब हो रही है तबीयत, वो काँप रहे हैं, मेरे वालिद को कॉल कर दो, मैंने यहाँ नहीं रहना। फिर उन्होंने मुझे कॉल की है, उसी के दौरान कॉल के दरमियान उसको भी कांपना शुरू हो गया है, वो भी बुखार हो गया है, उसको अंदर उठा के ले गए हैं। उनको जब बताया डॉक्टरों को, उन्होंने एक टीका और लगाया है, बाद में उसको गर्मी ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है, इसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं मंडी फैज़ाबाद के साथ रियान वाला गाँव हूँ, वहाँ से इधर परेशानी की सूरत में आया हूँ। बच्चे की हालत देख के अभी तक कल का खाना नहीं खाया, अभी तक खाना नहीं खाया। वालिद यहाँ पर जरा इनसे पूछे, इनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी जो ये हॉस्पिटल लेकर आए, और इलाज मुआलजा किस तरह से चल रहा था? जरा इनसे पूछेगा इन डिटेल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके बेटे को क्या पहले जो है वो बीमारी थी जिसकी वजह से यहाँ पर आप उसको इलाज के लिए लेकर आए थे? अब किस तरह से उसकी देखभाल की जा रही है? देखें, पहले उसको कुछ 4.5 माह पहले बच्चे गाँव में लड़ रहे थे, उसको लड़ाई के दरमियान उसको फायर लगा है, 2 फायर लगे हैं, एक पेट में एक टांग में। उसकी वजह से इधर ज़ेर इलाज था और इसी की वजह से उसको छाती में भी मसला बना है। अब उसका वो उन्होंने छाती वालों ने ऑपरेशन किया हुआ था, इसकी वजह वो दाखिल था। बिल्कुल, पहले से ही वो यहाँ पर मौजूद था। अब हमारे साथ एक अंकल की वालिदा यहाँ पर जो है वो कोमा में जा चुकी हैं। मुझे बताइएगा किस तरह की सिचुएशन देखने में नज़र आ रही है और किस तरह से रिएक्शन देखने में नज़र आया इंजेक्शन का?
इंजेक्शन का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी वालदा माशाल्लाह ठीक थी, खाना खाने के बाद बाकायदा मीठा खाती थी। तो हमें पता था कि हमारी वालदा को शुगर नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं, हम उसको मीठा दे देते थे। तो वालदा साहब खुश रहती थी। अब जब यहाँ एडमिट हुए हैं तो कल मैंने देखा, मुझे जो मेरे बच्चे यहाँ मौजूद थे, मैं चूँकि डे टाइम पे होता हूँ, नाइट में मेरे बच्चे होते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वालदा की जो शुगर लेवल है वो 300 पे चली गई है। तो जबकि मेरी वालदा को पहले शुगर नहीं थी। मे बी कि उन्होंने कोई टीका ऐसा लगाया जिसके वजह से एकदम से शुगर जंप कर गई है ऊपर, तो वो ज़्यादा हो गई। अच्छा, आप बता रहे थे कुछ वहाँ पर कोई ऐसे थर्मामीटर तक मौजूद नहीं है जिससे वो बुखार वगैरह चेक कर सके? बिल्कुल ऐसा ही है जी। जब मॉर्निंग में मैं इधर आया हूँ, डॉक्टर मौजूद थी, मैंने कहा जी मेरी वालदा का, क्योंकि रात को मैं तकरीबन 3-4 बजे से हम सारी पूरी फैमिली, पूरे रिश्तेदार डिस्टर्ब रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कि आपके पेशेंट की पल्स नहीं चल रही, पल्स बंद हो गई है। तो जबकि मेरे बच्चे जो यहाँ मौजूद थे, मेरी बेटियाँ, उन्होंने चेक करके कहा डॉक्टर साहब इनकी नब्ज़ चल रही है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, आपकी अपनी फीलिंग है, आपकी अपनी जो पल्स है वो फील हो रही है आपको, ये इनकी पेशेंट की जो नब्ज़ है वो बंद हो चुकी है। जबकि उन्होंने फिर कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, हम सेंसेस में हैं। तो मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा, डॉक्टर जो अंदर ट्रीटमेंट के लिए मौजूद हैं या नर्स या दीगर स्टाफ जो है वो मौजूद है, उनका क्या रवैया देखने में नजर आ रहा है? उनका रवैया ऐसे ही है कि काम कर रही हैं, और ये भी सुनने में आया है कि कोई सस्पेक्टेड मेडिसिन अभी तो मामले की तहकीकात हो रही है। मायदा, थैंक यू सो मच। ये मुतासरीन जो है इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, हम इस पे बात करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। इंजेक्शन का रिएक्शन मुतासरा मरीजों के लवाहिकीन इस वक्त न्यू अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, और हमारी रिपोर्टर मायदा जैसे कही थी कि उन्हें तो चेस्ट वार्ड में जाने की परमिशन भी नहीं दी जा रही, बट एक मरीज़ के लवाहिकीन की जानिब से ये भी बताया गया कि थर्मामीटर तक मौजूद नहीं है। डॉक्टर किस तरह से चेक कर रहे हैं वो भी उन्होंने बता दिया। खैर, सवाल ये है कि अब जो मुतासरा मरीज़ हैं, और एक तो जो वालिद साहब हैं उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई कि किस तरह से उनके बच्चों को जब इंजेक्शन लगाया गया तो उसका रिएक्शन हुआ। शाहिद सिप्रा साहब, देखें, पहली बात तो यह है कि इनको छुपाने की बजाय ऑन कैमरा आएँ, ऑन बोर्ड आएँ, और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो उनके जो लवाहिकीन बाहर मौजूद है, मीडिया अगर मौजूद है, कोई भी मौजूद है, उनको बताएं कि इतना बड़ा सानिया है और उसका ट्रीटमेंट किस तरह चल रहा है, अंदर पेशेंट्स की क्या सूरत हाल है। दबाने से हर चीज़ जो है ना वो उभरेगी और फिर वो ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगी। अब ये बात, दूसरी बात ये रही कि वो एक आउट ऑफ सिटी जो जिस तरह बता रहा था एक शहरी के मैं बच्चा हुआ, ठीक है, वो एक फायरिंग हुई, वो उससे जख्मी हुआ, एक अलग चीज़ है, लेकिन चेस्ट की वजह से जब प्रॉब्लम हुआ तो वो यहाँ पे आ गया। अब चेस्ट के प्रॉब्लम हुआ, इंजेक्शन लगा, और इंजेक्शन में देखें कि वो बच्चा पहले बता रहा है कि इंजेक्शन लगा और उसकी वजह से कपकपी हो रही है, लोगों की हालत गैर होना शुरू हो गई है। और अच्छा, ये भी नहीं समझ आ रही कि वो कौन सा लम्हा था कि जिस दौरान 16 के 16 मरीजों के एक ही इंजेक्शन लगा दिया गया, कि उसमें कोई गैप ही नहीं है, सारे के सारे ही उससे मुतासिर हो गए। होता ही है ना कि एक दो को लगा, वो मुतासिर हुए, बाकी चलो बच गए, लेकिन ये टाइमिंग क्या थी, क्या औकातकार थे कि सेम टाइम पे सबको इंजेक्शन लग गया। ये बहुत सारी चीजें शाहिद साहब, इसमें ये भी आप देखें ना कि और जब आपने देखा कि एक मरीज को इंजेक्शन लगाया, उसका रिएक्शन, आपको तो उसी टाइम ही स्टॉप कर देना चाहिए। सबको एक टाइम पे तो नहीं लगे ना। सरकारी हॉस्पिटल है ना। देखिए, जिस तरह शाहिद सिप्रा साहब बात कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो सडन हुई है। पहले हम बात कर रहे थे कि एक मरीज जो है उसकी डेथ हुई, दूसरा वेंट पे है, और साथ ही फिर खबर आ गई कि जी दूसरा जो है वो भी बेचारा अपनी जान की बाजी हार गया। अब आप ये देखें कि इस चीज़ के अलावा अभी भी टोटल 16 पेशेंट थे जिनकी हालत तशवीशनाक थी, जो अफेक्टेड थे, और अब जो है 4 की मजीद हालत जो है वो तशवीशनाक हो गई है। मे भी खुदा ना खासा वो भी शायद वेंट पे होंगे। अब बात यह है, जो करने वाली चीज़ है, जो इंक्वायरी कमेटी बनी है या हुकूमत है या महकमा सेहत है, उसको करने की क्या करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि ये लाहौर के हॉस्पिटल में हुआ है ना, बिल्कुल हर हॉस्पिटल के लिए एक इंजेक्शन अप्रूव होता है। जब वो अप्रूव होता है, इट मीन्स वो इंजेक्शन जो है वो तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में जाएगा और उसको वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। खुदा ना खासा अगर ये इंजेक्शन एक्सपायर था या इसके बनाने के इसके फार्मूला में कोई प्रॉब्लम थी, तो जो दूर दराज के हॉस्पिटल्स हैं, जो दूर दराज के देही मराकज हैं, जहां पर ये इंजेक्शन जो कि सस्ता इंजेक्शन है, सरकार हमेशा सस्ता इंजेक्शन जो है वो यूज करती है और उसी को इस्तेमाल करती है। तो ये तो लाहौर का वाकया है ना। जो बाकी जो सूबा है पूरा, उसमें जो देही मराकज हैं या जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, वहां भी इस्तेमाल हो रहा होगा। वो इस तरह से सामने आते भी हैं। इसलिए मैंने अपनी बात शुरू करते हुए ये कहा था कि ये तो वो चीज थी ना जो सामने आ गई। ऐसी चीजें तो रोज होती होंगी। बट रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से कि मुतल्लिका जो भी इसके लोग जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचा जाए, कार्रवाई की जाए, जिम्मेदारों का तायुन किया जाए। ये मामला अगर इस तरह से
इसको हाईलाइट ना किया गया, छुपाया गया, जिम्मेदारों का तयन ना किया गया, तो फिर आने वाले वक्त में ये वाकयात रुक नहीं सकेंगे। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। और सारिफिन के लिए सहूलत है या जहमत, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओवर बिलिंग भी नहीं होगी और बिजली चोरी भी रुक जाएगी। इसके लिए हल क्या निकाला गया है कि अब जदीद सिम वाले मीटर्स ही लगेंगे, यानी जो लोग नए कनेक्शन लेंगे वो तो कंफर्म हो गया कि जदीद सिम वाला मीटर लेंगे। शायद सिप्रा साहब देखें, इन दो के अलावा एक और भी मसला आएगा। वो क्या कि आप बिल नहीं अदा करेंगे तो आपका जो मुकर्रर डेट होगी उसकी रात 12 बजे आपका बिजली काट दी जाएगी और कंट्रोल रूम से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्शन हो जाएगी तमाम सारिफिन के लिए। जो नॉन पेमेंट करेगा, मतलब आपकी डेट सपोज फॉर एग्जांपल आज क्या है 10th ऑफ मार्च है, ये जिनका सिम वाला होगा, जिनका सिम वाला होगा, अच्छा, ये उसी रात 12 बजे डिस्कनेक्शन हो जाएगी और उसके बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो फिर कंट्रोल रूम इसको एक्टिव करेगा। लाइनमैन, मीटर रीडर, सब डमियन, सबका किरदार खत्म हो जाएगा। जहमत हो गई फिर ये तो। देखें, जहमत नहीं, मैं इसको कहता हूँ ये अच्छी चीज़ है। आज अगर हम इस पावर सेक्टर की ज़बूहाली का बुनियादी तौर पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ना, ये अरबों रुपए के रिसीवेबल्स भी हैं। जिन लोगों ने कनेक्शन लिए, बिजली इस्तेमाल की, बड़ी इंडस्ट्री ने वो जगह छोड़ के भाग गए, अरबों रुपए वहीं रह गए। बेचारा क्या करेगा? आगे बिजली इतनी महंगी है, गर्मियां आ जाएंगी। देखिए, आम सारिफ को फायदा, नहीं है। आम सारिफ को क्या फायदा होगा जब बिजली चोरी रुकेगी, ओवर बिलिंग नहीं होगी। बिजली चोरी होगी तो ओवर बिलिंग होगी, ये दोनों चीजें जब रुकेंगी तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? आम कंज्यूमर को ही होगा। ये पुराना प्रोजेक्ट है, 2016 में इसको स्टार्ट किया गया, बड़ी गवर्नमेंट्स पे लड़ाई चलती रही, बहुत फायदा है। बट मेरा सवाल फिर यही है कि गरीब सारिफ जो अपने बिल के साथ करा लेता है बिल, अच्छा यहाँ पे तो ये भी होता है कि आपको बिल गलत आ जाता है, आप वो नहीं जमा कराएंगे तो आपका इस तो मीटर पे फिर गलत नहीं ना आएगा। अच्छा। ये तो जाके मीटर रीडर ने तस्वीर ही नहीं लेनी, सही चले, ये तो कंप्यूटर ने आपके कंट्रोल रूम ने उठानी है जो आपकी रीडिंग रात 12 बजे होगी और वही आपके बिल पे प्रिंट हो जानी है। इसमें तो मीटर रीडर का किरदार ही नहीं होगा। इस पे तो रॉन्ग बिलिंग वाला तो पैदा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकेगा। यानी सिस्टम जो है और ये लगे भी हैं, आपके जो मिनी इंडस्ट्री है और जो ट्यूबवेल्स हैं उन पे लगे हैं। अब डोमेस्टिक सेक्टर की तरफ आप आ रहे हैं, नए कनेक्शन जो आप डोमेस्टिक सेक्टर में लगेंगे वो इसी बुनियाद पे लगेंगे। आपको AMI मीटर जो है एडवांस लगा के देंगे। पहले मीटर कितने में लगता था और ये नया पहला मीटर जो था वो 33,000 में 34 में लगता था, अब ये 81,000 में जाके लगेगा। 34,000 तो सिर्फ मीटर की कीमत है, तो ये उस वक्त लगे। अच्छा, अब क्या करेंगे लोग? जिसके पास नहीं अच्छा, होगा अब सुनिए, अब लोग क्या करेंगे? 3 फेज मीटर नहीं लेंगे, ये 3 फेज है, लोग सिंगल फेज पे चले जाएंगे। लेट्स को सिंगल फेज भी AMI खरीदने जा रही है। अच्छा, सिंगल फेज भी वही कंट्रोल रूम से कंट्रोल होगा, ठीक है, ताकि लोग देखें ना, 10,000 में सिंगल फेज है, 3 फेज आपका 82,000 में। लोगों का क्या हुआ कि सिंगल फेज की तरफ आ गए। और ये वो लोग जो आम है, अगर किसी सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं, उनके अपने SOPs हैं सोसाइटीज़ के कि 10 मरले को कौन सा मीटर देना है, कनाल को 4 कनाल को क्या, 2 कनाल को क्या, ये उस SOPs पे जो 2 कनाल का घर ले सकता है वो 82,000 का मीटर भी लगा, वो नहीं मैटर करता। ये आम गुंजान आबादियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब 16,000 ये इसकी ख़रीदारी है, 1.5 अरब रुपया इसको मिल गया है इनको, ये इस पर ख़रीदारी कर लेंगे। इसको आगे बढ़ना है, लाखों कंज्यूमर्स, तकरीबन 3-3.25 लाख हर न्यू कनेक्शन लगता है हर साल। मुझे सिर्फ ये आसान अंदाज में समझा दें कि आम सारिफ को इससे फ़ायदा, यानी जो लोग सुन रहे हैं उनको पता हो कि अगर हम ये वाला मीटर लगवाएंगे तो हमें फ़ायदा ही। मैं आपको बता देता हूँ, 1 साल से लोग देख रहे होंगे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर जो FIA ने क्रैकडाउन किया, और वो 81 अरब रुपए की ओवर बिलिंग निकली। कितने? 1 अरब 51 करोड़ यूनिट्स जो इजाफी चार्ज हुए थे वो निकले, उसका क्रेडिट दिया गया। ये बुनियादी तौर पर क्या था कि ये वही थे, इसको कहीं चोरी हुई, आपने किसी पे डाल दी और उस पर कर दिया। अब क्या होगा जब ये मीटर किसी जगह इंस्टॉल हो जाएगा, और हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, किसी जगह इंस्टॉल हो जाएगा, इसको कंज्यूमर किसी वक्त में इलेक्ट्रिशियन से इसके टर्मिनल को भी ठीक करवाने की कोशिश करेगा, या वो लूज है तो उसका सिग्नल कंट्रोल रूम को जाएगा कि इस मीटर को कोई छेड़खानी कर रहा है। अच्छा, और जब वो छेड़खानी होगी तो वो डिस्कनेक्शन उसकी कर देंगे। उसके बाद टीमें जो है वो उसकी चेकिंग करेंगी, आगे देखेंगी कि मीटर के साथ किस किस्म की छेड़खानी, अगर इंटेंशनली कोई हुई है छेड़खानी, बिजली चोरी करने के लिए की गई है या उसको वैसे छेड़ा गया है, तो उस पर तो जो कानून है लेस्को का अपना, उसके तहत कार्रवाई होगी। तो इस कदर इसको सेंसिटिव बनाया गया है कि किसी जगह, अच्छा ट्रिपिंग भी आएगी तो ये मीटर आपका अप्लायंसेस बताएगा, उस पर ट्रिपिंग पे भी कंट्रोल रूम को सिग्नल जाएगा कि इस ट्रांसफार्मर पे जो है ट्रिपिंग आई है, उसकी बुनियाद पे। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ट्रांसफार्मर्स पे स्कैनिंग मीटर्स लग रहे हैं।
आपके जहाँ से बिजली आ रही है उस पे स्कैनिंग मीटर लग रहे हैं कि इस ट्रांसफार्मर्स क्या होगा कि उस ट्रांसफार्मर पे कैलकुलेशन आ जाएगी कि सपोज मैं मिसाल दे देता हूँ कि 1 लाख यूनिट उस ट्रांसफार्मर के मीटर से निकला है, आगे जो बिलिंग हुई है अगर वो 70,000 यूनिट, गर्मियों में ट्रांसफार्मर ही खराब हुए रहते नहीं अब आपका नहीं जलेगा, आपका तो ठीक हो गया ना, ठीक है। वो बेहतर हो गया है। देखे जलना या खराब होना वो तो सिस्टम वसीता है, वो तो उसमें कोई मैं दूसरी कह रही राय हूं, फिर आपका सिस्टम किस तरह से चलेगा? मैं ये चले एक तरफ आ गए ना, दूसरी तरफ भी चले जाएंगे। मैं इस चीज को इसलिए सपोर्ट करता हूं कि इस चीज से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, आम कंज्यूमर ने बहुत सफर किया इससे। मैं इसलिए इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूं कि ऑटोमेशन पे जब भी हम लोग जाएंगे, आप लाइनमैन मीटर रीडर का किरदार जब भी चीज इस चीज में खत्म करेंगे तो आपको फायदा होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा इससे। नो तो ये चंद हजार या कनेक्शन या उससे ये इस मुझे चीज ये पे हमें बता नहीं दें, जाना। हमारे तो पुराने मीटर लगे हैं, हमें भी क्या रिप्लेस कराने होंगे? या नहीं, अगर गवर्नमेंट आ जाती है कि हमने वो रिप्लेस करने हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी गवर्नमेंट। आप यही मेरा उसको हम MCO बोलते हैं, मीटर चेंज ऑर्डर होता है। CP पहले उसको कोड लगाएंगे CP90 का, जो नेपरा रूल्स हैं, उसके बाद आपका उसको कनेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, वो गवर्नमेंट करेगी जब वो आएंगे इस तरफ। ठीक है, अभी हमें कुछ करने की अभी नहीं, अभी न्यू कनेक्शन पे, सिर्फ न्यू कनेक्शन पे होगा। आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? आप खासा गुफ्तगू और से ये तो सुन सिंगल रहे थे, फेज सोच वाले हैं, रहे इन्होंने क्या करनी है। बातें बड़ी और से सुन मैं शाहिद सिपरा साहब की जो लीड छपी है ना वो है कि चोरी का तोड़ और सिम वाले बिजली के मीटर जो हैं वो लगेंगे। मैं चूँकि अपने इस सिटी 2 के साथ जो 17 साल मेरे गुजरे हैं, इसमें 12 साल तो मैंने एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर जो है वो काम किया है। तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि जब भी मैं किसी पॉलिटिकल कैंपेन में जाता था ना, तो वहाँ पर जो वर्कर्स होते थे ना वो नारे लगा रहे होते थे। वो स्लोगन क्या होते थे? वो स्लोगन ये होते थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलां फलां तेरा नाम रहेगा। तो वो स्लोगन मुझे अब यहाँ पे पता नहीं क्यों आप बात कर रहे थे तो मुझे फिट बैठता नजर आ रहा था कि लेस्को जब तक तू आबाद रहेगा बिजली चोरी और ओवर बिलिंग वाला मसला साथ रहेगा। कहने का मकसद ये है कि आपको लगता है कि लेस्को में मीटर रीडर या लाइनमैन का किरदार खत्म हो सकता है? तो ये बिजली चोरी, सुने मुझे ये सिम वाले मीटर से मसला नहीं है। सिम वाले मीटर से 1000 दर्जे बेहतर पता है क्या चीज है? जहां आपकी बहन रहती है ना, जरा उससे पूछिएगा कि वहां बिल कैसे आते हैं। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां कार्ड चार्ज होता है। आपके पास कार्ड है, आपने अपने मीटर में लगाया, जितना वो कार्ड आपको मिला हुआ है ना, वो तब तक ही आपने बिजली इस्तेमाल करनी है। आपने कार्ड निकाला तो बिजली बंद। बिल्कुल इतना पैसा। अब मैं लेस्को की अगर बात करूँ ना, लेस्को ने बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश किया है। जिस तरह शाहिद सिपरा साहब ने बड़ा ब्रीफली बयान किया है कि निगरान दौर में भी मोहसिन रजा नकवी नहीं साहब अभी जो है, अभी जब वो वज़ीर दाखिला उन्होंने जब एक्शन लेना शुरू किया, मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ कि वो जब शुरू हुए तो अरबों रुपए की बिजली जो है वो सारिफ जो है वो अदा करते रहे। जब वो अपने ओहदे से हटे उसके बाद शाहिद सिपरा साहब को पूछे, इन्हीं की खबर थी, इन्होंने कहा था कि दोबारा लोगों को जो है वो ओवर बिलिंग हुई। इन्होंने एक खबर ब्रेक की थी और फिर सारा मीडिया उस पर आ गया, सारा मीडिया इनकी खबर पे आ गया कि जी दोबारा लेस्को ने वो काम शुरू कर दिया। मुझे बताए बिजली चोरी और जो ओवर बिलिंग है उसकी वजह क्या सारिफ होता है? सारिफ नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है महकमा होता है। हर सरकारी महकमा जो है, माजरत के साथ मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारा सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर अल्लाह माफ करे बगैर पैसे के आपका काम जो है ना वो नहीं होगा। बगैर पैसे के अगर होगा तो ताखीर होगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये चीजें होंगी। लेस्को ने बहुत कोशिश की है कि बिजली चोरी को ना रोका जा सके। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन उस कोशिश में इनको नुकसान ही हुआ है, भुगतना ही पड़ा है। अब सिम वाले मीटर जो है ना, बड़ी अच्छी बात है। मुझे सबसे अच्छी बात जो ये लगी है, इन्होंने ये कहा कि पहले इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे, ट्यूबवेल्स की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद ये ऑटोमेशन जो सिस्टम जो है ना वो आम सारिफ की तरफ जाएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने बिजली चोरी रोकनी है ना तो पहले आप इंडस्ट्री को पकड़ें, ठीक है? पहले आप इंडस्ट्री की तरफ आए, कमर्शलाइजेशन की तरफ आए, उसके बाद आप आम सारिफ की तरफ आए। आम सारिफ अगर बिजली चोरी करेगा, करते हैं लोग, करते होंगे, कई वाकयात आते हैं, इन्हीं की खबरें हैं कि लोग पकड़े जाते हैं, FIRs होती हैं, लेकिन वो बिजली चोरी जो है वो 1 मीटर पे कितनी होगी? 5000 की होती होगी, 10,000 की। वो जहाँ पर लाखों लाखों रुपए की, करोड़ों करोड़ों की बिजली होती है, पहले आप उनको पकड़ें, वहां पर आप उनका कला कमा करें। छुट्टी हो जाएगी बिल्कुल ही। देखें, बड़े बिजली चोर को पकड़ लें तो वो फिर भी उसके बावजूद भी उसको फायदा होता है। आज तक हम उस पर हाथ ही नहीं डाल सकते। मैं वही कह रही हूँ ना। अब ये अच्छा, अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों मेरी स्टोरी थी लेस्को में हुआ कि तकरीबन 1 अरब की 3 इंडस्ट्रियां पकड़ी गई हैं, 1 अरब, और रिकवरी कोई नहीं है। अगर इनको पाबंद कैसे किया जाए? लेस्को के हाथ बंधे हुए हैं। अब मेरी बात सुने ना, जब इनको नहीं बड़ी बात करते हैं, जब कैबिनेट से फोन आ जाएगा क्या करेगा सरकारी अफसर? वो अपनी नौकरी बचाएगा
वो अपनी नौकरी बचाए। अब मेरा सवाल मैं ये है आपको कि बताता इनको हूँ पाबंद कैसे किया पाबंद जाए? मैं आपको बताता हूँ ना, आप लेस्को ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ कंपनी को, आप कहें या ना कहें, मीटर जिसकी बारी आ गई उसने चेंज हो जाना है। और ये बंद रोड की आप जो इंडस्ट्री है यहाँ चेंज हो चुकी है। अभी मैं एंटर हुआ हूँ तो मुझे किसी ने कहा कि हमारे जो सोसाइटी के ट्यूबवेल्स हैं वो कट गए, तो हमें पता चला, हमने तो बिल पे किया था लास्ट डे पे, तो वो कट गए, तो पता चला तो वो ऑटोमेशन से कटे हैं, कंट्रोल रूम से उन्होंने डिस्कनेक्शन किया है, तो वो स्क्रॉल नहीं आया था लेस्को के पास, डिस्कनेक्शन हो गई। जब उन्होंने दिखाया तो ये इसमें कंज्यूमर का कोई किरदार नहीं, जो वो लगा रहे हैं आप अच्छा एक और भी मिसाल है, मैं नाम नहीं लेता, मीटर जल गया किसी दोस्त का, तो मैं उन्होंने मुझे कहा कि मीटर चेंज करवा दें, तो वो मेरे एक्सियन दोस्त है, उन्होंने कहा कि आप जदीद मीटर हम लगा रहे हैं तो वो लगा देते हैं, आप उसका थोड़ी सी मुझे कहा कि आप सिफारिश कर दें तो वो लग जाएगा। अच्छा मैं बड़े उनको फ़ोन किया, मैं कहा वो नए मीटर आए हुए हैं तो वो लगवा देते हैं। वैसे वो कहता है मैं नहीं मैं नहीं लगवाना। एक बात मैं बताओ, क्यों इनको कहता सिफारिश करेंगे ना, इनको सिफारिश करेंगे, अगले 4 मिनट में टीम आपके घर के बाहर होगी। वक्त बहुत कम है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक। खबर ये है जी, 4 गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। FIA के इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने शहर लाहौर में ये बड़ी कार्रवाई की है। इमरान खुदा की कसम बड़ी ज्यादती है, बहुत ज्यादती है ये। मैंने इस पे सोशल मीडिया के लिए ना स्टोरी करने के लिए 1-2 फैमिली से मिला हूँ। आप यकीन जाने आप उनकी तकलीफ सुन के ना आपका दिल करता है कि आप ना, मैं अब यहाँ पर कोई ऐसे अल्फाज बोल नहीं सकता कि जो लोग इस चीज़ में मुलविस होते हैं वो बेचारे पता नहीं कैसे पैसे जो है वो इकट्ठे करते हैं, चले गुमराह हो जाते हैं ना, गुमराह हो जाते हैं। माजरत के साथ हमारे यहाँ पर जो मुल्की मईशत है या जो यहाँ कारोबार के हालात है या जो यहाँ पर दिहाड़ीदार तबका है, वो बेचारा यही कहता ना कि मेहनत तो हम यहाँ कर रहे हैं, चलो कुछ थोड़े पैसे दे के हम अगर बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर को रोज़गार मिल जाता है तो चलो बाकी जो पीछे बैठे हुए हैं वो बेचारे ज़रा बेहतर रोज़ी रोटी उनको मिल जाएगी। इस चक्कर में वो बेचारे इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके चले जाते हैं। और उसके बाद जो है ये, मैं तो कहता हूँ ये इंसानी स्मगलर, इनको जानवर कहना चाहिए जैसे ये लोग हैं, ये भेज के और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जनाब उन बेचारों को कभी वो अगवा हो जाते हैं, कभी कश्ती उल्ट जाती है और कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। और अब तो एक नया फ्रॉड जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे 2-3 दोस्त जो है वो कंसल्टेंट है, उनसे मैं वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि चाहे यूके है, चाहे यूरोप है, चाहे अमेरिका है, ये लोगों को सुनने वाली बात है कि वहां पर क्या होता है, जो वर्क वीजे निकलते हैं जिनके लिए वो पे करते हैं 80-80 लाख, वो कंपनियां वहां पर इनको बुलाकर फिर वो कंपनियां गायब हो जाती हैं, वो सिर्फ कुछ टैक्स देती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। अब ये तो आप लोगों को जो जाने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से छानबीन करनी है और FIA को भी अपनी इस कार्रवाई का दायरा कार बढ़ाना है ताकि मजीद लोगों को मुतासर होने से बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज के शो में बहुत सारे अहम सवालात होने वाले हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से जो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम है, इसमें हम कैसे जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं, 3 मरले का प्लॉट खरीदने का क्या तरीक़ेकार है। आए दिन हम इस पर प्रोग्राम्स भी बारहा कर चुके हैं, बट लोगों के बहुत सारे सवालात इससे रिलेटेड रहते हैं। बेघर अफराद किस तरह से जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ बात होगी लाहौर के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, बागों के शहर के हवाले से भी बात होगी, इसकी खूबसूरती के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है। हमारे आज के मेहमान मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी, वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत अहम सवाल, बहुत सारे लोगों का पसंदीदा सवाल और बहुत सारे लोगों की चाहत है ये जानना कि अपना घर अपनी छत प्रोग्राम जो है इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप आज अपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया है। ये चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की एक विजन है कि जो बेघर लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट को इस तरह का कोई इनिशिएटिव अनाउंस करे जिससे वो आसानी के साथ जो है ना उसको केटर किया जा सके पब्लिक को। तो उसमें ये जो अपनी छत अपना घर का जो एक आइडिया है, बेसिकली इसको मियां नवाज शरीफ साहब ने इसके इनॉग्रेट किया था और चीफ मिनिस्टर इसको डेली बेसिस पे इसका रिव्यू कर रही होती हैं। मैं खुद विटनेस हूँ कि ट्वाइस अ डे वो इसकी फिगर्स को मॉनिटर कर रही होती हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने लोग इससे अभी तक बेनिफिशरी बने हैं। तो मैं आपको डिटेल बताने से पहले जस्ट आपको बताता हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट लेवल क्या है। कि अभी जब मैं आपके पास प्रोग्राम में आने से पहले जो मैंने फिगर्स जहाँ ली हैं डिपार्टमेंट से, अभी तक हम 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना पोर्टल को विज़िट कर चुके हैं अपनी छत अपना घर के
को जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया, और उसमें से 50% के करीब 4,75,76,000 के करीब लोग एप्लीकेंट बन चुके हैं। और चीफ मिनिस्टर ने हमें जो टारगेट दिया है वो 1 लाख घर उन्होंने कहा है कि हमें हर सूरत में एंड ऑफ दिस ईयर जो है उसको लोगों को उस पर लोन देना है। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का जो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि एक स्टिग्मा होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर जिस जगह पे इन्वॉल्व होएगा वहाँ पे जो है ना करप्शन के जो है ना चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इस हद तक है कि मरियम नवाज शरीफ जस्ट लोन दे रही है, 15 लाख रुपया तक लोन वो देंगी, और उसमें जो अर्बन साइड पे 3 मरला से और रूरल साइड तक 10 मरले तक अगर आपके पास लैंड होल्डिंग है, अगर आपको एक पीस ऑफ लैंड पड़ा हुआ है तो उस पर आप एप्लीकेंट बन सकते हैं, और 15 लाख रुपए तक विदाउट इंटरेस्ट 14,000 की इंस्टॉलमेंट है। जस्ट इमेजिन आज के दौर में 14,000 पे आपको एक कमरे का घर नहीं मिलता, तो 14,000 की मंथली इंस्टॉलमेंट वो भी आपको 3 से 4 माह बाद देनी है। सही। और ये 7 से 9 साल में इसको पे बैक करना बहुत बड़ी है, आसान। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपको उसको सर्विस चार्जेस नहीं है, सारे का सारा गवर्नमेंट उसको बेयर कर रही है। और जब इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस मंथ हम 25,000 घरों के लोन जो है ना वो दे चुके होंगे, 20,000 को हम क्रॉस कर चुके हैं, और 12,000 से ज़्यादा घर इस वक्त बन रहे हैं। ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये नहीं कह रहा कि इस तरह होगा, ये हो चुका है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इस बाबरकत महीने में कहते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मरियम नवाज शरीफ के वीर ने वो कर दिखाया, लाइक ख्वाब किसी ने दिखाए थे, ताबीर कौन कर रहा है? ताबीर अल्लाह ने मरियम नवाज शरीफ के हाथों से की हुई थी कि वो कर चुकी हैं। कि ये इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है कि जितनी भी इसकी आप अप्रिसिएशन दें वो कम है। फिर एक चीज़ रमज़ान के महीने में स्टार्ट में 2nd ऑफ रमज़ान को चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग की, और उन्होंने कहा जी कि ये तो हो गया, मैं खुश हूँ। उस पर उन्होंने जब वो रिव्यू लेती हैं तो उस पर जो भी उनके शॉर्ट फॉल्स हैं उनको देख के नई डायरेक्शंस इशू करती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मुझे ये बताया जाए कि जो वो घर ये वो लोग हैं जिनके पास अपने प्लॉट्स हैं, अब जिनके पास प्लॉट्स नहीं है तो उनको हम किस तरह से केटर करेंगे गवर्नमेंट जी। तो उस पर फिर अब जो जितने भी गवर्नमेंट सोसाइटीज़, क्योंकि मैं हाउसिंग का मिनिस्टर इंचार्ज बना, तो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ में जितने भी जो प्लॉट्स पड़े हुए हैं, जो अबंडेंट पड़े हुए हैं, जो किसी ना किसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली करप्शन की नज़र हो जाते हैं और वो सामने ही नहीं आते, उन्होंने कहा जी उनको निकाल के लेके आए। और अब किसी भी वक्त लाइक इसी महीने में वो एप्लीकेशंस मांग रही हैं, और 3 मरला तक जो घर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो होगा थ्रू प्रॉपर चैनल के बैलेटिंग के ज़रिए होगा। ये वाहिद प्रोग्राम है, इसको मैं अगली तरफ जाने से पहले, कि जिसमें मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और इंक्लूडिंग ऑल वो जितना भी आपका स्टाफ होता है, आपके सेक्रेटरीज होते हैं, आपके डीजीज होते हैं, किसी बंदे की एक रिकमेंडेशन नहीं है, एक रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि एंड ऑफ दिस मंथ 25,000 लोगों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है ना वो लोन दे चुकेंगे। हमारा टारगेट है 20,000 हम कर चुके हुए हैं। तो एक हम अपनी रिकमेंडेशन से, ना चीफ मिनिस्टर और ना उस डिपार्टमेंट का कोई अर्दली एक अपनी रिकमेंडेशन से नहीं दे चुका। जो एक गिवन एक क्राइटेरिया है उसी को फुलफिल करते हैं और उसी के ज़रिए देते हैं। इसी तरह जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्लॉट्स देने हैं उसके लिए भी यही है कि एप्लीकेशंस दी जाएंगी पोर्टल के जरिए। इसके लिए अहल कौन होगा बिलाल यासीन? इसके लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि उसकी जो उसके पास उससे पहले उसकी कोई लैंड होल्डिंग नहीं होगी, उसके पास कोई अपनी जगह नहीं होगी। ये वो नहीं होगा, मैं लाइटर मोड में बात कर रहा हूँ कि आपको तो नहीं याद होगा, बट मुझे याद है कि हमारे जो ओपोनेंट, पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, उन्होंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जब मियां नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि जी मेरे पास कोई जगह नहीं है, मुझे प्लॉट दिया जाए। आपको नहीं याद होगा बट मुझे याद है। तो वो उसका एफिडेविट दिया था, तो उसके अगेंस्ट उनको ये प्लॉट मिला था। फिर दोबारा भी लेने पहुंच गए थे। मेरे पास जरूरतमंद लोगों ये उनके पास होगी, वो एप्लीकेशन दे सकेगा जिसके पास जो एफिडेविट देगा, जिसका हम बाकायदा तौर पे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि उसके पास अपनी कोई लैंड होल्डिंग ना हो, वो एप्लीकेंट बनेगा। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी जो है ना बैलेटिंग होगी। जो खुशनसीब जिस खुशनसीब को निकलेगी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है ऐसे है। हमारी प्रेपरेशन, हमें जो टारगेट दिया गया है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की सोच ये है कि मुझे इस बाबरकत महीने में इसकी बैलेटिंग कर देनी है। तो लेट्स सी कि हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज भी आपके प्रोग्राम के बाद मैंने मीटिंग्स शेड्यूल की हुई हैं,
तो उसके बाद हम अपनी जैसे ही हमारी तैयारी कंप्लीट होएगी तो हम इसको भी लॉन्च कर देंगे। इसके लिए तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो फिर अप्लाई करेंगे। जी ऐसे ही है, बट मैंने तो आपको पहले भी बताया कि जो अपनी छत अपना घर है वो भी एक यूनिक प्रोग्राम है। देखिए ट्रेडिशनली ये होता था, या जब मैं कहूँगा तो आप थोड़ी सी रिलक्टेंट फील करती हैं, मैंने खुद आप फील ली है कि मैं सच्ची बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ और रोज़े में बैठा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो ख्वाब किसने दिखाए थे, नहीं बेशक ये और ताबीर कौन दे रहा है, मुझे नाम दोनों मैंने आपसे सुनने हैं कि ख्वाब किसने दिखाए थे। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर लोगों मैंने तो आधी बात ठीक कही, आधी बात मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, ख्वाब किसने दिखाए थे। साहिबा काम कर रही है, ताबीर मरियम नवाज शरीफ दे रही है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और उसके बाद इसकी जो एक खूबसूरती है, जो इसकी जो क्लासिक टच है, वो ये है कि इसमें खुदा ना खास्ता कोई इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की नहीं है। ये नहीं है कि जी सीमेंट सरिया बजरी वो गवर्नमेंट ने देनी है और उसमें फिर जितना मर्जी आप मॉनिटरिंग रखें उसमें 2 नंबरियां चल रही हैं और मुझे और आपको अगर हम उसके एप्लीकेंट हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलना। ऐसा नहीं है, हमें आपको 15 लाख तक लोन देना है, जो 3 महीने के बाद इसकी इंस्टॉलमेंट हमने लेनी है। उसके बाद ये आपकी मर्जी है, आपकी मॉनिटरिंग है, आपकी सुपरविजन है, आपकी हार्डवर्कशिप है कि आपने उसको 15 लाख को किस तरह से यूज करना है। और सबसे ये बड़ी इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। सूद और आपको 3-4 महीने बाद अगर वो लौटाने पड़े तो फिर मेरे ख्याल से बहुत बड़ी आसानी है। एक 3 मरले का घर, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। एक 3 मरले का घर अगर आप बनते, हमने बनते हुए देखा ना, मैं तो पूरा पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट जाके देख रहा हूँ, पिंडी से लेकर मुल्तान तक काफी जगहों पे मैंने खुद जाके खुद वो जो चेक्स दिए हैं, साइड पे गया हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट उसका जो है वो मिलती है 7.5 लाख, वो मिलते हैं जब आप फाउंडेशन पे आते हैं। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट अगेन 7.5 मिलती है जब आप फर्स्ट स्टोरी पे जो लेंटर जिसे कहते हैं वो डालते हैं। तो मैंने देखा है रिटायर्ड गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनको, टीचर्स को, लेबर क्लास को, वो खुद उन्हें काम करते हुए देखा, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसमें गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, गवर्नमेंट ने तो फ्री ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो हमें लोन दे दिया 15 लाख रुपया। फिर लोग में से ये कहते हैं जी 15 लाख रुपए में एक घर नहीं बनता। और भाई गवर्नमेंट ने तो आपका हेल्पिंग हैंड बनी है ना, आपके पास अगर छोटा सा एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, प्लॉट पड़ा हुआ है जो आपको विरासती है या आपने किसी तरीके से इंस्टॉलमेंट में ले लिया है, तो वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो उनकी जो सेविंग होती है कि 2, 4, 5 लाख 10 लाख, उसमें जब गवर्नमेंट की तरफ से 15 लाख आता है तो मैंने देखी है लोगों की खुशी, वो दीदनी होती है कि लोग कहते हैं जी हम तो भी ख्वाब भी नहीं देख सकते थे 5 साल तक, नहीं और उनका घर और जब जो हालात हैं, अगर 5 साल बाद वो दोबारा से अपना प्लान जो है उसको जो है उसको प्रैक्टिकेबल करेगा, उससे बेटा कीमत और चले जाएगी। ये इतनी जबरदस्त ये एक स्टोरी बन रही है जिसपे मैं समझता हूँ कि इससे शानदार प्रोग्राम को हो नहीं सकता। और मैं बार मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कह रहा हूँ कि देखें किसने ये ख्वाब दिखाया था, वो तो 4 साल तो रहे, बिल्कुल 4 साल में मुझे बताया ना जो 4 घर दिखा दे, बिल्कुल सही, 4 घर नहीं दे सके। तो ये मरियम नवाज शरीफ 1 साल में, ये अक्टूबर में इन्होंने लॉन्च किया और 4 महीनों में इंशाल्लाह 25,000 को हम क्रॉस करेंगे। वी रियली अप्रिशिएट। वासा को अथॉरिटी बनाया गया, क्या मकसद था और इससे बेहतरी कैसे आएगी वासा की? देखिए इसमें इसकी जो बैकग्राउंड ये थी कि जब मैं मिनिस्टर इंचार्ज बना तो चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया कि जी हम जितने वासाज हैं उनको अलग अलग डायरेक्शन दें। ये कैसा निज़ाम है कि जी अब अगर लाहौर वासा को आपने देखना है तो उसके अपने इश्यूज हैं, उसके इशू सीवरेज से रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा हैं, तो उनको देखिए। अगर पिंडी की बात करें तो वहाँ पे सीवरेज इशू नहीं है, वहाँ पे आपको वाटर शॉर्टेज का इशू है। तो उन्होंने कहा था कोई इस तरह की एक अथॉरिटी हो जो एक डायरेक्शन जाए गवर्नमेंट की और उस पर वो इम्प्लीमेंट करे। इसलिए फिर इसको बाकायदा तौर पे इसको बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसकी अथॉरिटी माशाल्लाह बन चुकी है। और उसमें एक बहुत शानदार ऑफिसर जो हाउसिंग डिपार्टमेंट में इससे पहले जो सर्व कर रहे थे, जिनका एक्सपीरियंस था, जो स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पे सर्व कर रहे थे, उनको इंचार्ज बनाया गया। अब होगा ये कि गवर्नमेंट की कोई भी डायरेक्शन जो है ना वो वासा अथॉरिटी को जाएगी, वो आगे से उसके जो ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं वो लाहौर है, दूसरे जो बिग सिटीज़ हैं उसको उसमें एक ही जो डायरेक्शन आएगी गवर्नमेंट की उसको वो फॉलो करेंगे। तो इससे भी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में माशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। और लाहौर वासा तो आप लोगों का चैनल हर वक्त दिखा रहा होता है, ये तो इंशाल्लाह अज़ीज़ एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने जा रही है। जब मॉनसून आएगा और अल्लाह ने मेहरबानी की आप और हम यहाँ पे मौजूद होंगे तो आप देखेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स जो पहली दफ़ा है, मैं बहुत अरसा पहले वासा डिपार्टमेंट को हेड कर चुका हूँ डेकेड्स बैक, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कभी किसी ने सोची थी और ना को कर सकता था कि एक जो अंडर वाटर टैंक है उसकी जो कॉस्ट है वो 50-60 करोड़ पे आती है, जो उससे पहले मानसून से पहले हर सूरत में कंप्लीट होगा और मानसून के बाद सिर्फ वो फंक्शनल होएगा
वो अंडरग्राउंड होएगा। और उसमें यह है कि जो लाहौर का जो वाटर लेवल जो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, डाउन चला गया था, उसको भी ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग वाटर टैंक जो है, वाटर लेवल जो है ना वो ऊपर आएगा। तो ये इस वक्त लाहौर में 10 अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये बिल्कुल नीड बेस बने हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में दे दो, फलां आपका ओपोनेंट है वहाँ पे ना दो। जहाँ पे वो जो हमारे लो लाइंग एरिया थे, जहाँ पे पाउंडिंग ज़्यादा होती थी, जहाँ पे बरसात आती थी, तो वो बराने रहमत की बजाय जहमत बन जाता था। तो आपके ये जो है ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी, मैं इंशाल्लाह कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि ये जो मानसून आ रहा है, अगर अल्लाह ने मेहरबानी की तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनेगा। तो जिस तरह से मुख्तलिफ किस्म के चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो उनके मुखालफीन भी अब इस चीज़ को मानने पे मजबूर हो गए हैं। अब देखिएगा कि पब्लिक को इतना बड़ा रिलीफ मिलेगा कि पब्लिक खुद कहेगी कि वाकई ये जो चीफ मिनिस्टर हैं ये सीखने के लिए नहीं आई, इनके पीछे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मियां नवाज शरीफ का, जिसको ये उनकी लेगेसी को ये कैरी कर रही हैं और शानदार तरीके से पंजाब, बिलखसूस पंजाब की आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात कोशिश हैं। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे जी शहर लाहौर के हवाले से, मेगा प्रोजेक्ट्स और शहर में कौन कौन से नए मंसूबे जो हैं वो LDA लेकर आएगा। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, वासा के बाद हम बात कर लेते हैं साफ पानी अथॉरिटी कैसे काम कर रही है और किस तरह से आवाम को ये फ़ायदा पहुंचा रही है। जी बिलाल साहब। देखें, जो आज तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की रमज़ान की वजह से, आपको पता है कि अल्लाह की ब्लेसिंग है कि वेदर बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर जो है ना उस पर अपर साइड की तरफ नहीं गया। अदरवाइज़ आपको पता है कि ये मार्च में गर्मी बाकायदा स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेरा तो ये फर्म बिलीव है कि अल्लाह की तरफ से ये गिफ्ट है रोज़ेदारों की दुआओं की वजह से। तो इस पे चीफ मिनिस्टर ने हमें ये टास्क दिया हुआ है कि जैसे ही ये मौसम में शिद्दत आए तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके साफ़ पानी की। तो ये जो आबे पाक जो है, ये जो साफ़ पानी अथॉरिटी है, इसके रिस्पॉन्स ये सोलो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ कहीं भी फिल्ट्रेशन प्लांट होगा, मैं आपको बताता हूँ 5000 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं और मुझे कोई इसमें शर्म महसूस नहीं हो रही। ऑलमोस्ट 50% जो है ना वो अबंडेंट पड़े हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सच बात है और सच का इतराफ़ करना चाहिए। तो इस पे बड़ी क्लैरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की हदायत है कि जी इसमें सिर्फ एक एजेंसी जो आबे पाक एजेंसी है, ये इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको ठीक करेगी। अदरवाइज होता ये था कि आप रिपोर्टिंग कर रहे होते जी कि फलां एरिया का नाम कोड करके जी ये जो है ना फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है अरसा दराज से, उसमें अगर मेरे से बीपर लेना या किसी आप अथॉरिटी के हेड से बीपर लेंगी तो वो बड़ा आसान काम था। वो आपको कह दे जी नहीं ये तो वासा की डोमेन है, कोई कहता था जी ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन करेगी। तो इस लड़ाई से निकालने के लिए उन्होंने एक अथॉरिटी बना दी और उसको 2 अरब रुपए के फंड्स जो है ना वो रिलीज कर दिए हैं। होएंगे नहीं मैं बात कर रहा, रिलीज कर दिए हैं और उनको ये टारगेट दिया है कि वो ये अब जो अल्लाह ने ये जो ग्रेस पीरियड दिया है, थोड़ा सा वेदर सपोर्ट कर रहा है, इससे पहले गर्मी के आने से पहले इसको फंक्शनल करे। और मैं आपको कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि तकरीबन 1900 के करीब जो है ना वो फिल्ट्रेशन प्लांट वो अबंडेंट है, वो नहीं चल रहे। उनको हम हर सूरत में ये गर्मी आने से पहले उनको हम दोबारा से फंक्शनल करेंगे। और लोगों के लिए ये आपके थ्रू ये मैसेज है कि गर्मी की आमद से पहले तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट जो एक अथॉरिटी के अम्ब्रेला के नीचे काम करेंगे वो फंक्शनल होंगे। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। LDA के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। अभी लाहौर डेवलपमेंट पैकेज चल रहा है, शहर के कौन से बड़े मंसूबे हैं जो LDA प्लान कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा माली साल से 30 जून से इनका आगाज़ होगा। कौन कौन से बड़े मंसूबे? देखिए, पहली तो मैं आपको बताऊँ कि जो LDA जैसे ही बार बार मुझे कहना पड़ता है और ये बात हकीकत में मबनी है कि जब से मरियम नवाज शरीफ आई हर डिपार्टमेंट में आपने देखा कि कोई बढ़ चढ़ के उसने अपना कंट्रीब्यूट किया लोगों की सहूलत के लिए। उसमें LDA भी पीछे नहीं रहा। LDA ने आते ही वो जो हमारे सालों से डेकेड से जिस पे इलीगली लोगों के पोजेशंस थे उनको डिस्पोजेस करवाया और अपनी मौजूदगी में जो डायरेक्टर जनरल LDA है और इसी तरह पूरी हरारकी उनकी मौजूद थी और हमने खुद बाकायदा तौर पे बैलेटिंग की और वही प्लॉट्स जो कई डेकेड से इलीगली पोजेशन में थे लोगों से, उनसे जो है डिस्पोजेस करवाए और उनको ओपन बैलेटिंग के जरिए ऑक्शन किया और ख़ुद वहाँ पे मौजूद हुए और जितने भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया उनसे एक ट्रांसपेरेंट वे में उनकी मौजूदगी में उसकी बैलेटिंग की और उनको वहीं पे ही
जो है नीलाम कर दिया और उससे जो पैसे बने वो जो LD अपने जो प्रोजेक्ट्स जो उनके रिसोर्सेज ना होने की वजह से रुके हुए थे उनको कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि एक तो ये जोहर टाउन का इलाका, ये जो स्कीम मोड़ का इलाका, यहाँ पे जितने प्लॉट्स थे जहाँ पे लोगों ने इलीगली किसी ना किसी तरीके से मिली भगत से हुए होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको वो सारे तो अब गॉन स्टोरी हो गए, सब जो है ना वो LDA की मलकियत हो गए। ठीक। और उनमें से मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी जब बात करो 80% प्लस वो बेच दिए गए आज की उस पे मार्केट प्राइस पे। और वो पैसे इकट्ठे करके हमने 300 के करीब लाहौर की जो हाई प्रोफाइल रोड्स हैं, आप भी लाहौर में घूमती जी, हैं, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि सारी की सारी रोड्स को ना रीवैम्प किया गया जी, है, बिल्कुल। उस पर पैच किए गए, उस पर लाइनिंग की गई है और उस पर स्टेट ऑफ द आर्ट सिग्नल्स, और आप देख रही हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ हो रही होती है। LDA एक तो ये कर रहा है। उसके बाद एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से चीफ मिनिस्टर का ये विजन है कि जी ये क्या बात हुई कि पहले रोड बनती है और आप लोग प्रोग्राम कर करके आपसे अच्छे तरह कोई वाकफ नहीं है कि इधर आज रोड कंप्लीट होती है तो कल दूसरी एजेंसी आती है कि मुझे पाइप डालना है, बिल्कुल उसके बाद तीसरी एजेंसी आती है और तोड़ फोड़ के वो चले भी जाते हैं। तो ये जो साइकिल है ना, इसकी डायरेक्शन ठीक की गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से। फिर अगर वो डायरेक्शन ठीक भी हो जाए तो इतनी जो है ना, जो उसकी जो क्वालिटी इतनी पुअर होती है कि वो साल के बाद वो लगता नहीं है कि वो रोड बनी है। बिल्कुल सही तो ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत ये है कि जी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बैनर दिया कि ये अगर कोई डेवलपमेंट हुई है तो उसको एटलीस्ट उस लेवल की होना चाहिए कि जो नज़र भी आए और उसको काफ़ी देर तक वो लोगों को लिए फैसिलिटेट भी करे। तो वो खुद जाती हैं खामोशी के साथ, खुद कोई वहाँ पे जो पब्लिक असेंबलिंग नहीं होती, वो जितने भी एरियाज में LDA काम कर रही हैं, तो मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ कि खुद विदाउट एनी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट खुद वो अकेले जाती हैं और वहाँ पे जाके देख के खुद उसको मॉनिटर करती हैं, उसकी क्वालिटी को, उसके टाइम लिमिट को खुद इंश्योर करती हैं, उसकी बाकायदा तौर पे फीडबैक ले रही होती हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जी फर्स्ट फेज़ तो जो है ना इसमें जून तक कंप्लीट होगा, जून के बाद जो ADP आएगी उसमें सेकेंड फेज़ उसमें स्टार्ट होगा। तो और उसमें पैटर्न ये है कि पहले वो जो बेसिक नीड्स हैं वासा है, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा है कि अगर 10 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बन रहे हैं तो इसके साथ साथ बहुत बड़ी जो है वो जो नॉन वासा एरियाज थे उनको वासा में ऐड इन किया गया कि जहाँ पे आप लोगों के प्रोग्राम्स होते थे कि जी यहाँ पे तो वासा एग्जिस्ट ही नहीं करा। लाइक वो जो एक रिंग रोड है जिसको हम बंद का एरिया कहते हैं, वो जो रावी के किनारे पे बसता है, उसको भी ऐड इन कर लिया गया। वो वासा अब उसको उसकी ओनरशिप लेगा और बिलियन ऑफ रुपीज़ की ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लोग सुन के ये कहेंगे कि हर बात में ये कहता है कि ये तारीख में पहली मरतबा, मगर मेरी अक्ल के मुताबिक तो ऐसे ही है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वासा के लिए मैंने कभी नहीं देखी। क्योंकि चीफ मिनिस्टर ये समझती है कि अगर रोड बन जाती है, ब्लैक टॉप शानदार हो जाती है और लोगों को जो सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम अगर वो फंक्शनल नहीं है तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने ये प्लान दिया और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम दिया कि पहले बेसिक नीड्स को पूरा करें और उसके बाद उसकी क्वालिटी उसकी फिनिश करें ताकि लोगों को भी एक डिफरेंस जो फील हो। तो मैंने बहुत से इलाके हैं, मैं यहाँ पे गिनवा सकता हूँ कि वो लाहौर के वो इलाके जो सालों अटेंड नहीं किए गए थे, जो किलवाने को तो पोश एरिया गुलबर्ग के ऐसे इलाके मौजूद हैं जो किलवाने में उनके नाम के साथ गुलबर्ग लगा हुआ है मगर उसको कभी अटेंड ही नहीं किया गया था। जो सीवरेज था वो अंडर साइज हो गया हुआ था, तो उसको सीवरेज भी उसका रिप्लेस किया, रोड्स भी बनी, उसके साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भी बनी, लाइनिंग भी लगी। वो लगता ही नहीं है कि जी इस इलाका, ऐसा लगता है कि ये इलाका ही शायद कि लाहौर शहर का कोई और इलाका है। इसी तरह डाउनटाउन में भी ऐसे ही चल रहा है। आप अगर स्कीम मोड़ की तरफ जाएं, वहाँ पे भी उन्होंने पूरे ब्लॉक्स लिए हैं जिनको उन्होंने एक मॉडल ब्लॉक्स बनाया। ये उनका विजन है जिसके मुताबिक LDA दिन रात कोशा है और यकीन दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में लाहौर का एक अलग से एक फेस नज़र आएगा। एंट्रेंस मेन लाहौर को जो एंट्रेंस मिलती हैं, जिस तरह ठोकर न्याज बेग है, वो ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। तो अगर किसी बंदे ने उसको देखा है आज से 4-6 महीने पहले और आज की ठोकर वो नहीं पहचाना जाता। वो पता चलता है कि जी लाहौर शहर में हम एंटर हुए। इसी तरह हमारे फोकस पे है और हमने इसको हमारे रडार पे और हमने इससे फोकस किया हुआ है
कि जितनी लाहौर की एंट्रेंस हैं, खा वो शाहदरा हो, खा वो सगियाँ हो, जितनी भी लाहौर को एंट्रेंस टच करती हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलप करेंगे। मेगा मंसूबे कौन से होंगे शहर लाहौर के एलडीए ने जो प्लान कर रखे हैं? ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इस तरह नहीं है कि ये कोई बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। जिस तरह मैंने आपको भी एग्जांपल कोड की है ठोकर न्याज बे की, सिर्फ मैं लाहौरियों को आपके तवसत से इनवाइट करता हूँ कि सिर्फ अपनी मेमोरी को रिकॉल करें और आज से 3, 4, 5 माह पहले जाएं और वो उसको ठोकर को देखें जहाँ पे नैब का ऑफिस और जहाँ पे ये एक बना वो एरिया जाके देखें और आज रात को आप जाके देखिए एरिया, आपको ऑल टुगेदर चीज़ें चेंज नजर आएंगी। तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आम आदमी फैसिलिटेट हो रहा है। मैं प्लानिंग का हिस्सा पूछ रही हूँ, जैसे हमने ट्रॉम पे बात सुनी कि ट्रॉम भी बनने जा रही है, दीगर मंसूबे भी जो प्लान कर रखे हैं एलडीए ने, जो शहर के लिए आप समझते हैं ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा? देखिए मेरे तो सोच ये है कि ट्राम का भी प्लान है, वो भी जून में उस पर एलडीपी में फंड्स रखे जा रहे हैं, वो भी आपके सामने आ जाएगा। बट मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आपने रोड्स को, जितनी भी आपकी हाई प्रोफाइल रोड्स हैं उनको आपने एक शानदार तरीके से उसको उसमें मैं समझता हूँ कि रीवैम्पिंग की है। जिस तरह से आप वासा की बात नहीं कर रहा, वासाज की बात कर रहा हूँ जो अथॉरिटी बन गई है, जिस तरह से आप उसमें इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, जिस तरह से मैं पीएचए की बात करूँ कि आपने जो पार्क्स हैं उनको शानदार तरीके से आपको उनकी ब्यूटिफिकेशन पे काम हो रहा है, लाहौर की ब्यूटिफिकेशन पे काम हो रहा है। लाहौर में किसी भी जगह पे चले जाएं तो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है। आपने पीएचए का जिक्र किया तो हमें पीएचए की कारकर्दगी पिछले दिनों अगर देखें थोड़ा सा तो हमें प्लांटेशन से हटके कुछ लाइटों वाले उस मोड पे ज़्यादा लगी। एग्री करते हैं आप? जी, इसमें ये है कि वो जो पिछले दिनों की जो आपने बात की, मैं बिल्कुल इस पर एग्री करता हूँ कि हुआ इस तरह है कि 35 साल के बाद, शायद आप तो मुझे नहीं पता कि आप दुनिया में होंगे कि नहीं होंगी, मैं तो दुनिया में था और हम छोटे थे और हमें एक यहाँ पे फेस्टिवल हुआ करता था हॉर्स एंड कैटल शो के नाम से, वो हम देखने जाया करते थे और वो हॉर्स एंड कैटल शो होस्ट लाहौर से हो रहा होता था बट पूरे पाकिस्तान से गेस्ट आ रहे होते थे और एक पूरा नेशनल जो है ना उसमें कलर नजर आता था। ये 35 साल के बाद जी मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने इसको ना सिर्फ उसको ऑन करवाया बल्कि उसको एक मॉडर्न शेप में उसको लोगों के लिए ना उसको एक फेस्टिवल जो है ना उसको प्रोवाइड किया। फैमिली फेस्टिवल बना, उसमें सूफी नाइट्स हुई, उसमें म्यूजिकल नाइट्स हुई, जो आपने बात कही कि जी वहाँ पे लाइट्स का आपने कहा है जी कि उसमें ग्रीनरी के साथ साथ लाइट्स की जो नई इनोवेशन के साथ लाइट्स, मॉडर्न लाइट्स देखने में मिली, लाइट शोज हुए, म्यूजिकल शोज हुए, फ्लावर शोज हुए। तो ये मैं तो खुद विटनेस किया, मैंने लाहौर अरसा दराज से इन चीज़ों को मिस कर रहा था। मैंने पब्लिक में टाइम गुजारता हूँ, पब्लिक में रहा हूँ, इन जो भी हॉर्स एंड कैटल शो था इनकी जितनी एक्टिविटीज़ थी उसमें उसका पार्ट रहा हूँ। तो मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जी मुझे क्योंकि पता उन्हें कि जी इस वक्त ये मिनिस्टर इंचार्ज के तौर पे काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी चीफ मिनिस्टर को हमारा मैसेज दें कि हमें वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें पेट्रोल बम्स की ज़रूरत नहीं है, हमें कीलों वाले डंडों की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की ज़रूरत है। और इन थाउजेंड्स कोई भी इवेंट हुआ है, यानी कि अगर वो गिलानी पार्क में अगर वो फ्लावर एग्जीबिशन हुई है, अगर वो फूड जो है फूड कोर्ट वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, अगर वहाँ पे म्यूजिकल नाइट हुई है, तो इन थाउजेंड्स लोग वहाँ पे आए हैं। अगर आपका फोर्ट्रेस स्टेडियम में अगर वो ट्रेडिशनल जो आपका लाइफ स्टॉक दिखाते हैं, आप वहाँ पे अगर आपने फायरवर्क्स दिखाया है, अगर आपने ड्रोन शोज दिखाए हैं, तो इन थाउजेंड्स लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अगर आप जनाब बागे जनाह की बात करें, वहाँ पे आपके जो सुपर हीरोज़ हैं वहाँ पे सर्कस को मॉडर्न शेप देके अगर वहाँ पे हमने लोगों के लिए ओपन किया है तो वहाँ पे टिकट रखी है, मगर मैं विटनेस हूँ, मैंने खुद वहाँ पे सारी चीज़ें विटनेस की हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ये चीज़ें हैं जो पहले भी हो सकती थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली लोग वहाँ पहले जो लोग थे वो काम सीखने आए हुए थे। तो ये जो इस वक्त ये जो आयरन लेडी हैं जो अपने जिनको मुझे पता है कि जिनको सुपर सीएम के नाम से लोग याद करते हैं, ये एक विजन के साथ काम कर रही हैं। ये फ्रॉम द डे फर्स्ट जब इनकी ओथ टेकिंग हुई थी तो इन्होंने सारी बातें आज जिनको आप जिन पे आज इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, ये सारी बातें इन्होंने अपनी जो फर्स्ट इनकी स्पीच थी असेंबली में, वो आप अभी भी उसको रिकॉल करें या आप सर्च कर लें तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है ना कवर किए हुए मिलेंगे। ये पूरी तैयारी के साथ आई हुई है और मैं मेरा यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह देखिएगा कि आने वाले दिनों में लोग इस चीज़ को खुद हम लोग तो पहले ही इस चीज़ से इम्प्रेस है, मानते हैं। वो जो हमारे ओपोनेंट हैं जिन्होंने किसी वजह से हमारे साथ वो नाराज़गी का इजहार किया या हमारे वोट इधर से उधर किया, वो भी मान जाएंगे कि नहीं जी ये जो बात तो सच है,
कि ये जो काम है वो तो PMLN की गवर्नमेंट में ही होते हैं। शहर के बागों की बहाली के लिए किस तरह से काम किया जाएगा? PHA को क्या टारगेट दिया गया? मुख्तलिफ इलाकों में जो बाग हैं लोग वो शिकायतें करते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया जाता। देखिए, अगर शहर के जो बड़े जो पार्क्स की बात करें, मैं तो खुद अर्ली राइजर हूँ और मुझे एक अरसा दराज हो गया, मैं तो खुद लाहौर के लोग जानते हैं, मैं तो खुद वॉक में होता हूँ और वहाँ पे तो एक टोटल चेंज फील होती है। वहाँ पे क्लीनिनेस की इश्यूज़ हैं वो भी एड्रेस किए गए हैं। वहाँ पे जो ट्रैक होते हैं, जो लोग हज़ारों की तादाद में लाहौरिया वॉक करने आते हैं, उनको भी वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है कि जी अल्लाह ताला के सिफाती नाम वहाँ पे लगाए गए हैं। तलावत का एहतमाम किया गया है कि आज रमज़ान शरीफ है, मसाजिद को उनकी सफाई करवाई गई है। जो पार्क्स हैं उनमें तो इस तरह की चीज़ें हमने ज़रूर की हैं। हाँ, जो साइड पार्क्स हैं, जो गली मोहल्लों में पार्क्स हैं, उनके लिए ये जो उनकी जो रेनोवेशन के लिए बाकायदा तौर पे प्लान तैयार हो चुका है। और ये मैंने कहा है कि जैसे ही ये वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जो चीफ मिनिस्टर का बैनर है, ये उसकी अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में वहाँ पे भी पैरेलल काम होता हुआ नज़र आएगा। और जो फैसिलिटीज़, जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ आपके जो बड़े पार्क्स हैं, जिसको आप रेस कोर्स पार्क कहते हैं, जिसको आप बाग जनाह कहते हैं, उस तरह की मैंने जो ग्रेटर इकबाल पार्क है, ग्रेटर इकबाल पार्क में एक शानदार किस्म का वो मेरा आपकी कैमरे की नज़र ने अभी तक नहीं देखा, कैमरे की जो आंख है उसने अभी तक नहीं देखा। उसका भी मेरी हम कोशिश कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उसकी इनॉग्रेशन करें। वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में एक शानदार किस्म का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी के साथ जिम बने हैं, मेल फीमेल दोनों। स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे स्विमिंग पूल्स बने हैं जो कंट्रोल टेम्परेचर के साथ, जिसमें बुजदार साहब भी चाहें तो वो भी उन्होंने अगर सीख लिया स्विमिंग तो वो भी वहाँ पे आगे स्विमिंग कर सकते हैं। वे वाहिद स्विमिंग थी जो ट्यूब पहन के स्विमिंग पूल में हो रही होती थी, तो वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे मेल फीमेल दोनों हम वहाँ पे इंस्पेक्शन भी करके आए और शानदार किस्म की जितनी इंडोर गेम्स थी, टेबल टेनिस, वहाँ पे लॉन टेनिस का भी किया गया है, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट भी, वुडन कोर्ट भी बना है, वहाँ पे स्कॉश कोर्ट भी बना है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी हम छोटी सी बना रहे हैं। मीनिंग देयर बाय कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं जो डाउनटाउन के लोगों को, जो रेस कोर्स के लोगों को जो चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, तो वो उनको भी वहाँ पे मिलेंगी। ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये सिर्फ इसमें अगर हमें मिल गई चीफ मिनिस्टर टाइम दिया तो हम चाहते हैं कि जी उनको डाउनटाउन में ले जाके उनके हाथों से उसकी इनॉग्रेशन करवा दें। शानदार किस्म का वहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं और अंडर वन रूफ ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और दोनों की। ये नहीं है कि जी सिर्फ वहाँ पे मेल की बना दें और वहाँ पे खवातीन को टाइम नहीं मिले। मेल फीमेल, मैंने आपको कहा कि आपकी कैमरे की आंख से भी ये पोशीदा है और आपको दावत देंगे कि आप वहाँ पे प्रोग्राम करें। और जैसे ही इनॉग्रेशन होती है, विद इन कपल ऑफ डेज इसकी इनॉग्रेशन हो जानी है। वो चीफ मिनिस्टर का डिसीजन है कि जो उन्होंने खुद जाके करनी है या उन्होंने किसी नुमाइंदे को भेजना है। बट मैं आपके थ्रू ये बता रहा हूँ कि ऐसी शानदार वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं कि अब मेरा दिल चाहता है कि मैं वहाँ का मेंबर बनूँ। मेंबर इसलिए मेंबर का किया गया कि ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अगर आप मेंबर नहीं रखेंगे या कार्ड नहीं देंगे या उसकी फ़ी नहीं रखेंगे तो फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहेगा। तो मैं खुद ख्वाहिश रखता हूँ कि ये फैसिलिटीज़ कहाँ पर मिल रही हैं। ये ग्रेटर इकबाल पार्क, जिसको हरफ आम में मीनार पाकिस्तान कहा जाता है, मीनार पाकिस्तान में ये सारी फैसिलिटीज बन चुकी हैं। ये नहीं है कि बननी है, जस्ट उसकी विद इन कपल ऑफ डेज उसकी इनॉग्रेशन होनी है। ये होते हैं काम, ये होती है पब्लिक के साथ इन्वॉल्वमेंट, ये होती है लोगों को फैसिलिटेट करना। इसको कहते हैं कि जी आम आदमी मतवसत तबके के बंदे को भी साथ गवर्नमेंट के साथ जो उसको ना उसकी ओनरशिप देना कि वो भी जो गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं उनको वो भी इंजॉय कर सके। तो मैं तो अल्लाह ताला के आगे बिल्कुल बड़ा कॉन्फिडेंटली ये मैं आपके थ्रू ये लोगों तक बात पहुँचा रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमें थोड़ा सा टाइम और मिला तो आप देखेंगे कि भाई इतनी बड़ी आपको चेंज नज़र आएगी कि वो पाकिस्तान जो 2017 में जो मियाँ नवाज शरीफ ने जो तरक्की करता हुआ पाकिस्तान छोड़ा था, मैं समझता हूँ कि भी हम विद इन ए ईयर टाइम, यानी कि एक साल गुजरा तो जो ये वही पाकिस्तान है जिसकी एक साल पहले मैं आप ये बात किया करते थे इसका बनेगा क्या, ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मगर आज देख लें आप कि आज वो तरक्कियों की मनाजिल तय कर रहा है। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। लाहौरियों के लिए मैसेज क्या होगा आपका? देखिए, मैं एक बात मेरी रह गई थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बड़ी सीरियस टोन में बात की है कि एक बात रह गई कि भी आज जब हम बात कर रहे हैं तो रमज़ान शरीफ का पहला अशरा एंड होने को है। तो पिछले साल जब हम इन दिनों में अगर यहाँ पे थे
तो वो उस वक्त ये जो आलू टमाटर प्याज ये मैं ज़रूर चाहता हूँ कि इंसाफ नहीं होगा अगर मैं बात ना करूँ, तो इसकी जो प्राइस जो है 3 टाइम हाई पे थी। तो आज अगर मैं जब कल गया हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहा हूँ, तो आज 60 की ब्रैकेट में आज आपको प्याज मिल रहा है, 60-65 में प्याज मिल रहा है, जो पूरी कोशिश के बावजूद 150 रुपये में बिका था। तो ये आलू टमाटर भी 50 के अंदर बाहर वो आपको मिल जाता है। और पिछले साल जब आप एक साल की बात करें तो ये 100 रुपये प्लस था। इसकी वजह ये है बेटा, इसकी वजह ये है कि जहाँ पे इस वक्त चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ जिस ऑफिस में बैठ के काम कर रही है ना, उसकी साइड पे जिस तरह ये मैं स्क्रीन देख रहा हूँ ना आपके पीछे, मैं विटनेस हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू ये पब्लिक हो बात, वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई हैं और स्क्रीन के ऊपर हर वक्त हर डिस्ट्रिक्ट के रेट्स आ रहे हैं कि ये आलू टमाटर प्याज चिकन रोटी जो नवाला सस्ता किया, तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं। तो मुझे भी इत्तेफाक हुआ जाने का। मैंने कहा जी ये जो है ये क्या, उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पे ये काम करने आई हूँ। जो हमारे ओपोनेंट थे वो कहते हैं कि हम ये काम करने में, बट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गरीब आदमी का नवाला सस्ता करूँ, उनकी ये रोज़मर्रा की जो अशिया है ना उनको सस्ता करूँ। ये होता है विजन, इसको कहते हैं लीडरशिप, इसको कहते हैं कि आप लोगों को डिलीवर करने आए। और आवाम की इस वक्त दुखती रकबी ये जिस पर काम किया जा रहा है, तो मैं गुड लक भी कहना चाहूंगी। ये सिलसिला पूरे रमजान इसी तरह से जारी रहे। मैसेज लाहौरियों के लिए कोई छोटा सा चाहिए आपका? बस मैं कहता हूँ कि लाहौर हमारा शहर है और पूरी ख्वाहिश है और पूरी इस पे एफर्ट भी है और पूरे डिटर्मिन भी है कि इसका हम इंशाल्लाह वो जो खोया हुआ मुकाम है उसको बहाल करेंगे और बहुत जल्दी। ये जितनी बातें मैंने यहाँ पे की हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि हम ये करेंगे, ये अल्लाह की मेहरबानी से हम कर चुके, ये हो रही हैं। और यकीन रखें कि लाहौर हमारा शहर है, हमारा घर है और कोशिश करेंगे कि अपने घर और अपने शहर का खिदमत के जरिए हक अदा करें। मरियम नवाज शरीफ दिन रात कोशिश है कि जी वो लाहौर को पहले से बेहतर उसको डेवलप करके इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रही हैं जी। 10 तारीख को जिनकी सालगिरह है, कंजुल ईमान की सालगिरह है, इमन की सालगिरह है, अरहम आसिम, अलिशबा, उज़ैर अकबर और इसके बाद जी रहमान मलिक। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब मौसम की सूरत हाल बताएंगे हमारी रिपोर्टर उस्फा बाहर मौजूद है इस वक्त। जी उस्फा, बताइए आज का मौसम कैसा होगा? सर्द हवाएं भी चल रही हैं, मौसम अच्छा है और यकीनन शहरी जो है वो इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस तरह के मौसम में सहूर अफ्तार जो है वो बहुत आसान हो जाते हैं और रोज़े बहुत ही खुशगवार गुजर रहे हैं इस बार तो, और शहरी भी इससे बहुत मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मगर साथ ही साथ गाहे बगाहे सूरज भी जो है वो अपनी झलक दिखलाता रहता है, जिसके बाइस हल्की हल्की जो है वो गर्मी भी महसूस की जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गर्माइश में इजाफा भी हो जाएगा जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा। और फिर शाम को जो है वो मौसम बेहतरीन हो जाएगा, चूँकि अभी अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कम से कम जो है वो 17 तक जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा आज दर्जा हरारत, जिसके साथ ही साथ जो है वो हवा इस वक्त जो है वो 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। काफ़ी तेज़ और खुशगवार हवा चल रही है।
हवा में नमी का तनासुब जो है वो 58% रिकॉर्ड किया गया है। अभी नमी काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है, इसके बायस भी मौसम जो है वो कुछ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो लाहौर जो है वो इस वक्त काफ़ी जो है उसमें ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई है। 200 तक जो है वो शरह शुक्रिया उसवा आपका, आपने हमें वेदर सिचुएशन क्या है जी अपडेट किया। नाज़रीन आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।